नमस्कार बच्चों। चलिए हम लेकर आ गए हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हम अभी गायनिक में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फॉन्टेनल। ठीक है, क्या देखेंगे आज? फॉन्टेनल देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चंस है राइट द डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो सभी को मालूम है जो फीटल स्कस फॉन्टेनल्स होते हैं, आपने देखा होगा एंटीरियर फॉन्टेनल, ठीक है, जिसको ब्रिग्मा बोला जाता है, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको लैम्ब्डा बोला जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है Fontanel are non-ossified membranous space of the skull formed from the union two or more sutures. टू और मोर स्यूचर्स के जो कॉम्बिनेशन में जो बीच में जो गैप होता है, ठीक है, स्यूचर्स जब आपस में मिलते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से क्या होता है, फीटल का स्कल्स होता है, आपने देखा होगा। और सामने जो आपका इस तरह से आपके जो फ्रंटल और पेराइटल ये सारे बोन्स मिलते हुए हैं, आपके फ्रंटल हो गए, इस तरह से जो ब्रिग्मेटिक जो स्यूचर्स बनता है आपका, ये ब्रिग्मा स्यूचर्स हो गए, इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल। तो यहाँ पे जो स्यूचर्स के बीच में जब आपस में स्यूचर्स मिलते हैं, जो गैप होता है, उसको फॉन्टेनल्स बोला जाता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल हम पढ़ेंगे, इट इज फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ द फ्रंटल कॉर्नल क्रैनियल और सजाइटल स्यूचर्स एंड द, जब दो पैराइटल बोन मिलते हैं तो उसको हम कौन सा स्यूचर्स बोलते हैं? सजाइटल स्यूचर्स बोलते हैं। तो इसमें बोला गया है जो ब्रिग्मा आपका होता है, एंटीरियर जो फॉन्टेनल्स होता है, ब्रिग्मा जो होता है, इसमें बताया गया है कि इट इज़ द लाइस मिडिल फेस ऑफ द फोर बोन्स। इट इज़ डायमंड शेप एंड मेजर 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.25 सेंटीमीटर इन द विड्थ। इसकी जो लेंथ होती है आपकी, वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, और 1.25 सेंटीमीटर क्या होता है? वैड्थ होती है। इट शुड क्लोज एट द एज ऑफ 18 मंथ, मतलब जब बच्चा बर्थ होता है, जब जन्म लेता है, उसके बाद जो फॉन्टेनल होता है, एंटीरियर फॉन्टेनल मतलब ब्रिग्मा जो होता है, वो क्लोज कब होता है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज इन द एज ऑफ 18 मंथ। कब क्लोज होता है? 18 मंथ में। ठीक है। नॉन क्लोजर इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ रिकेट्स इन द चाइल्ड। अगर बच्चे का जो फॉन्टेनल्स है, अगर इस कंडीशन या इस ड्यूरेशन में क्लोज नहीं होता है, मतलब बच्चा किससे सफ़र कर सकता है? या तो हो सकता है कि उसकी बोन्स वीक हो, या बच्चा रिकेट्स उसको हुआ। रिकेट्स सभी को मालूम है, जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, बच्चे की बोन्स अगर वीक होती हैं, तो इससे क्या होता है? इससे भी बच्चे का वो जो फॉन्टेनल्स अगर क्लोजिंग होता है तो उसमें गैप बना रहता है, काफ़ी टाइम के बाद वो क्लोज हो पाता है। तो एक कोई जनरल कंडीशन रहेगी या कोई ऐसा डिसीज़ प्रेजेंट होगा उसमें, तभी वो बोन्स क्लोज नहीं हो पाएगी। उसके अलावा वो क्या हो सकता है? क्लोज हो जाएगा, वो अपने टाइम पे ही क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? और इट कैन बी रिकॉग्नाइज वेजाइनली एंड द पल्सेशन ऑफ सेरेब्रल वेसल्स कैन बी फील्ड। हम इसको फील कर सकते हैं, जैसे ही बच्चा अगर बर्थ होता है तो आप कभी इसका पल्सेशन या सेरेब्रल वेसल्स के थ्रू आप फील कर सकते हो, जो गैप होता है वो फील होता है। कभी जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी आप उनको उठा के देखिए, न्यूबॉर्न बेबी जो है, तो आप देखना उसके हेड के ऊपर थोड़ा सा गैप बना आपको फील होगा, बाई हैंड अगर आप फील करते हो, ठीक है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल को हम क्या बोलते हैं? ब्रिग्मा बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 1.25 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होती है। क्लोज कब होता है? 18 मंथ में। समझ में आया? इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको लैम्ब्डा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लैम्ब्डा। ठीक है, ब्रिग्मा और लैम्ब्डा। अभी आपने पढ़ा कि 2 या मोर बोन्स, मतलब मोर स्यूचर से जो 4 बोन से मिलके बना होता है आपका क्या? एंटीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल यूनियन इन द, आप देखेंगे इसमें आगे लिखा हुआ है, इट इज द फॉर्म यूनियन सजाइटस बोन एंड लैम्ब्डाइटस सूचर्स एंड लाइज बिटवीन द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन की कनेक्टिविटी से क्या बनता है आपका? पोस्टीरियर फॉन्टेनल बनता है। ठीक है, ये किस शेप में होता है आपका? ट्राई एंगुलर शेप में होता है। ठीक है, एंड कैन बी रिकॉग्नाइज वेजाइनली। इट हेल्प इन द लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द फीटस। इट कुड बी क्लोज इन अबाउट 6 वीक आफ्टर द बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है, आपको ध्यान रखना है, जब बच्चा जन्म लेता है उस कंडीशन के दौरान में जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है, फॉन्टेनल तो देखो सभी को समझ में आ गया होगा कि फॉन्टेनल क्या होता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेगा, फीटल का जो स्कल्स होता है, ठीक है, फीटल का जो हेड वाला पोर्शन होता है, उसमें 2 फॉन्टेनल होते हैं। एक तो सामने वाला एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर पीछे ऑक्सीपुट जहाँ पे बोन प्रेजेंट होती है वो होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो इसमें 3 बोन्स आपकी मिलके बनती हैं, आपका जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, आप देखेंगे इसमें। तो कौन कौन सी बोन्स होती है आपकी? जैसे सजाइटस बोन्स हो गया आपका, सजाइटस सूचस जो होता है, और ऑक्सीपिटल बोन्स, ये सब सारे बोन कनेक्ट होकर 3 बोन का जो कनेक्टिविटी होता है ट्रायंगुलर शेप में, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। और ये कब क्लोज हो जाता है? तो 4 to 6 वीक में, मतलब 1 से 1.5 मंथ में क्या हो जाता है आपका? 1.5 मंथ में ये बच्चे का फॉन्टेनल क्लोज हो जाता है। समझ में आया? तो 2 फॉन्टेनल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। 18 मंथ में आपका एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होता है, और आपका 6 वीक में पोस्टीरियर फॉन्टेनल आपका क्या होता है? क्लोज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ मोल्डिंग। अब मोल्डिंग क्या होता है? मोल्ड होना मतलब होता है आपका
इट इज़ द टर्म, एक ये टर्म यूज़ किया जाता है किसके लिए, इस चेंज इन द शेप ऑफ फीटल हेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग कंप्रेशन। जब बच्चा, मान लीजिए कि बच्चे का हेड बहुत बड़ा है, ठीक है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है बच्चे की, तो बच्चे को जिस आकार में उसको वहाँ से अगर एक्सपेल्ड आउट होना है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जैसे सर्विक्स की ओपनिंग होगी या जैसा उसकी ओपनिंग होगी, अगर बच्चा नहीं निकल पा रहा तो उससे क्या होगा, बच्चे का वो हेड उसी के अकॉर्डिंग, उसी इन्वायरमेंट के आकार के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने हेड को मोल्ड कर लेता है। तो जब ऐसा मोल्ड होता है फीटल का हेड, तो उस जो कंप्रेशन पड़ता है, प्रोलॉन्ग कंप्रेशन जो पड़ता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, मोल्डिंग। समझ में आया? दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेड थ्रू द बर्थ कैनाल। मोल्डिंग इज प्रेजेंट इन एवरी बेबी हेड एक्सेप्ट बेबीज डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन। बताया जा रहा है कि मोल्डिंग एवरी बेबी हेड, बेबी के हेड में मोल्डिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किस टाइम पे छोड़कर, या तो बेबी अगर मान लीजिए सीजेरियन सेक्शन है, अगर सीजर के थ्रू बच्चे की डिलीवरी हो रही तो उस कंडीशन पे मोल्डिंग की प्रोसेस नहीं होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फिर मोल्डिंग क्या होता है, उस कंडीशन में बच्चे का हेड का प्रेजेंट होता है। ये बोला जा रहा है अल्ट्रेशन इन शेप इज द पॉसिबल बिकॉज द बोन ऑफ वॉल्ट अलाउ स्लाइट डिग्री ऑफ बेंडिंग एंड द स्कल बोन आर एबल टू ओवरराइड एट द स्यूचर्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मोल्डिंग वो होता है कि बच्चे का जो फीटल हेड होता है, हेड का जो शेप होता है, सिर का जो शेप होता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, या वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, सकरा है, बच्चा प्रॉपर तरीके से, उसका हेड इतना बड़ा है कि वहाँ से निकलना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने हेड को मोल्ड कर लेगा। और ऐसा कब होता है, कंप्रेशन पड़ता है, उसमें प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, ठीक है। तो दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मोल्डिंग बोलते हैं। तो उसमें जो वोल्ट वाला एरिया है, तो इस कंडीशन पे क्या होता है, बच्चे का जो हेड है स्लाइटली क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, जिस एरिया पे प्रेशर पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है, नॉर्मल मतलब 1 मंथ, मतलब जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप करेगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे का नॉर्मल शेप हो जाता है हेड का। तो ये बताया जा रहा है कि इट इज़ अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन, जब मतलब बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर, तो नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विद द फीटल हेड इन द फुली फ्लैट एटीट्यूड सब ऑक्सीफुट ब्रिग्मेटिक एंड इन द बाइपैरेटल डायमीटर विल बी रेड्यूस मच 1.250 सेंटीमीटर एंड मेंटो वर्टिकल विल बी लेंथ। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बच्चे का होता है, ठीक है, वर्टेक्स वाला एरिया मैंने आपको बताया था इसके पहले कि फेस, ब्रो एंड वर्टेक्स एरिया पूरा आपका कहाँ से लेके, देखिए ग्लावेला से लेके आपका पूरा कहाँ तक होता है, जो ब्रो वाला, जो आपका ब्रो एरिया होता है आपका, समझ, चीन से लेकर पूरा ग्लावेला तक आपका फेस कहलाएगा। उसके बाद आपका पूरा ग्लावेला से लेके पूरा इधर जो आपका पूरा ब्रिग्मा सेप तक होता है वो होता है आपका क्या, फेस वाला एरिया कहलाएगा, ठीक है, ब्रो कहलाएगा। और उसके बाद आपका ब्रैगमा से लेके पूरा ऑक्सीफुट वाला एरिया पूरा वर्टेक्स कहलाएगा। तो वो प्रेजेंटेशन अगर बच्चे का हेड का होता है उसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि फुल्ली जो बच्चे का जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, जो फ्लैक्स होता है, एटीट्यूड द सब ऑक्सीफुट ब्रिग्मेटिक बाइपैरेटल डायमीटर, स्पेशली जो मतलब उसका बच्चे का जो डायमीटर होता है वो मेंटो वर्टिकल लेंथ जैसा उसका डायमीटर होगा। तो कितना बताया जा रहा है, कितना कम हो जाएगा उसका डायमीटर, तो बाइपैरेटल विल बी रिड्यूस्ड, कितना हो जाएगा, 1.250 सेंटीमीटर क्या रहेगा, रिड्यूस होगा। इस कंडीशन में बताया जा रहा है कि स्कल जो बच्चे का होता है वो प्री टर्म इन्फेंट, मान लीजिए इसमें मैं डायग्राम में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आप इसमें देखिएगा कि प्री टर्म इन्फेंट जो होता है, ठीक है, प्री टर्म और पोस्ट टर्म हम बोलते हैं। तो प्री टर्म जो बेबी होता है सॉफ्टर होता है, वाइडर स्यूचर्स होते हैं उसके, वो एक्सेसिवली द स्कल। अभी आप देखोगे किस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो मोल्डिंग जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लेबर होता है, प्रिवेंट द फीटल ब्रेन फ्रॉम द बीइंग compressed long, not too excessive or too rapid। मोल्डिंग जो प्रोसेस होती है बच्चे के हेड की, वो क्यों होती है, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है फीटर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हो उसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई भी प्रेशर ना पड़े। इसकी वजह से बच्चे का जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, हेड जो होता है वो क्या होता है, मोल्ड हो जाता है। इसमें कंडीशन बताई गई है, डायमीटर बताया गया है कि जब बच्चा किस तरह से मोल्ड होता है, तो बच्चे का हेड का जो डिग्री होती है, जो प्रेजेंटेशन होता है बच्चे का हेड का, कैसे बच्चा फ्लैक्स हो जाता है, ठीक है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हेड जो होगा पहला होता है, पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो, देखिए पहला ए नंबर का जो डायग्राम होता है आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, और इसमें हेड वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका पूरी तरह से फ्लैक्स रहेगा। आप देखिए ये नॉर्मल एक तो रेंज हो गया हेड का, इधर जो डॉट डॉट करके दिया गया है इस तरह से आपका हेड क्या होगा, आपका नहीं सॉरी बच्चे का हेड क्या हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। देन इसके बाद बी नंबर, अगर वर्टेक्स, अब देखिए वर्टेक्स वाला प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, ये आपका आपका क्या कहलाएगा, ब्रो कहलाता है, इस एरिया को हम ब्रो बोलते हैं।
और ये आपका ग्लाबेला से लेके पूरा चिन तक का क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा, और नीचे ये बेस कहलाता है। और यहाँ आपका ब्रिग्मा से लेके पीछे पूरा ऑक्सीपिटल वो जो लैम्डा तक होता है उसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें बोला गया है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर बी नंबर का इस शेप में अगर बच्चे का हेड का डिलीवर्ड हो रहा है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, हेड पार्शियली फ्लैक्स्ड होगा। हेड कैसा है आपका, सिर कैसा है, पूरी तरह से फ्लैक्स्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हेड कैसा है, फ्लैक्स है। आप सी नंबर का डायग्राम देखिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो हो रहा है लेकिन इसमें हेड क्या हो रहा है, पूरी तरह से आप देखिए हेड क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है। देन इसके बाद फेस प्रेजेंटेशन होगा। अगर मान लीजिए बच्चे का अगर प्रेजेंटेशन डिलीवर्ड हो रहा है तो उसका फेस पहले निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से उसका डायमीटर बताया गया है, ठीक है। अगर डायमीटर देखिए, ये जो लाइनिंग दी गई है सभी में ब्लैक ब्लैक लाइन जो आपका क्लियर लाइन दिखाई गई है, तो वो डायमीटर, डायमीटर मतलब होता है इतने डायमीटर तक बच्चे का क्या रहेगा वहाँ पे प्रेजेंटेशन। जो आपका जैसे ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया, तो ई नंबर का जो डायग्राम है उसमें ब्रो प्रेजेंटेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक तो ये फेस हो गया, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका डी नंबर का जो डायग्राम होगा वो फेस हो गया। इसके बाद आपका वर्टेक्स फेस ब्रो, ब्रो प्रेजेंटेशन आपका कहलाता है ई नंबर का, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका ब्रो प्रेजेंटेशन। यहाँ का जो आपने देखा होगा इस तरह से क्या कहलाएगा आपका ब्रो प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ग्लाविला से लेके आपका ब्रिग्मा तक का जो पोर्शन कहलाएगा, इस तरह का प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, प्रो प्रेजेंटेशन। तो आपको सभी को मालूम हो गया होगा प्रेजेंटेशन कैसे मोल्डिंग होती है हेड की। अगर बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है, हेड अगर इनलार्ज है, उस समय से बच्चा कैसा हेड किस तरह से हेड मोल्ड हो जाता है, कैसे मुड़ जाता है, और इस तरह से बच्चे का जो डायमीटर होता है हेड का वो अलग अलग प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। समझ में आया। नॉर्मली जो मोल्डिंग बताई जा रही है फिजियोलॉजिकल एंड हार्मलेस होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, पर within few hours of delivery caput succedaneum in case of the cephalopelvic disproportion होने के भी चांसेस होते हैं। नॉर्मली बोला जा रहा है कि जो बच्चे का मोल्डिंग वाली जो प्रोसेस होती है फिजियोलॉजिकल एंड हार्मलेस कंडीशन होती है, लेकिन कुछ आवर्स के बाद, डिलीवरी के कुछ आवर्स के बाद क्या होता है, कैपुट सक्सेडेनेम इन केस सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसमें पैथोलॉजिकली कंडीशन क्या क्रिएट कर सकता है, या तो बच्चे में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकता है आफ्टर बर्थ। तो बच्चे का हो सकता है कि हाइड्रोसिफेलस की प्रॉब्लम हो जाए, या सिफेलिक इनलार्ज होने की कंडीशन भी आपकी बच्चे के हेड की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन नॉर्मली है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ पैथोलॉजिकली कंडीशन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और ज़्यादा प्रेशर अगर सिफेलिक एरिया में अगर पड़ता है पेल्विस की वजह से, तो फिर आपका बच्चे का आईसीपी वगैरह क्या हो सकता है, या बच्चे में स्ट्रेस वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। समझ में आया। तो ये तो हो गया हमारा मोल्डिंग की प्रोसेस हो गई मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, किस तरह से बच्चे का जो ब्रेन होता है, जो फीटल ब्रेन होता है, फीटल हेड होता है, किस तरह से मोल्ड होता है, कैसे रैपिडली या ना तो ज़्यादा एक्सेसिव किस तरह से ये मोल्ड होकर बच्चा कंप्रेस, बच्चे का जो हेड होता है वो कंप्रेस होकर डिलीवर्ड आउट होता है। समझ में आया। ये सारी प्रोसेस नॉर्मल डिलीवरी में होती है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, तो सबको मालूम है कि ह्यूमस क्रोमोजोम इज द 46 क्रोमोजोम होते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है। 23 पेयर पाए जाते हैं, जिसमें से 22 तो आपका एक तो पहली बात तो ऑटोजोम होता है आपका 22, और एक पेयर में सेक्स क्रोमोजोम पाया जाता है जो डिनोट करता है मेल और फीमेल्स के लिए। तो 20 तो एक तो बॉडी का क्रोमोजोम्स हो गया, ठीक है, मैन का हो गया। अगर मैन और वुमेन्स दो है तो 22 उनके फिर सेल्फ के ऑटोजोमल जिसको हम बोलते हैं। और जो 2 क्रोमोजोम होते हैं, जैसे कि एक्स एक क्रोमोजोम एक्स तो फीमेल का होता है, और एक्स वाई किसका होता है आपका, एक्स वाई होगा मेल का। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा। तो एक्स 44 कैसे होगा, क्योंकि 22 क्या होते हैं पेयर्स, 22 पेयर्स में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 22 पेयर्स होगा तो 22 + 22 हो जाएगा 44, सभी को मालूम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और टोटल 23 पाए जाते हैं, ठीक है, टोटल 46 होते हैं, जिसमें से 22 पर में पाए जाएंगे तो 44 हो गया। और 1 क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम। तो एक्स वाई किसमें होता है, मेल में, और फीमेल में होता है XX, ठीक है। फीमेल में कौन सा क्रोमोजोम होता है, XX होता है। तो ये तो हो गया आपका क्रोमोजोम। चलिए हम देखते हैं इसमें क्रोमोजोम का डिटेल थोड़ा सा। देयर इज द डेविएशन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज़ द कॉल्ड द क्रोमोजोम एब्रीविएशन। एबनॉर्मल इन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन क्रिएट होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्शन जीन होते हैं, इफेक्ट रेडिएशन होता है, एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोजोम में एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती है, या एबनॉर्मल जीन कंडीशन भी देखने को क्रोमोजोम में मिलती है। इससे क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ जो हेरिडिटरी डिसीज जो क्रिएट होती है किसी भी पर्सन में, तो इसके थ्रू देखने को मिलता है। समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं, आप देखिएगा इसमें फीमेल सेक्स क्रोमोजोम XX बताया गया है, और मेल सेक्स क्रोमोजोम होता है आपका XY।
इफ सेक्स क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल बेबी गर्ल इज बॉर्न एंड सेक्स क्रोमोसोम आर डिफरेंट देन बेबी बॉय इज बॉर्न। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम एक आइडेंटिकल बेबी गर्ल बॉर्न जो होता है, आप देखिएगा जब एक्स एक्स होता है तो प्रोड्यूस बेबी गर्ल होगा, और प्रोड्यूस एक्स और वाई मदर से, अगर मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम मदर का तो एक्स एक्स ही है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी बेबी गर्ल के, लेकिन अगर मदर से फादर का भी अगर क्रोमोसोम एक्स सेक्स क्रोमोसोम जाके उससे मिलता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर फादर का वाई वाला क्रोमोसोम और मदर का एक्स वाला, तो एक्स वाई अगर होता है तो क्या होता है, बॉयज़ होते हैं। समझ में आया, तो बेबी बॉय होता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेसिफिक रूप से कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर होती है तो हेरिडिटी डिसीज जो कंडीशन क्रिएट होती है वो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी की वजह, जैसे आपने देखा होगा डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी सिंड्रोम, आपको देखो डाउन सिंड्रोम जो होता है आपने देखा होगा, टर्नर सिंड्रोम आपने देखा होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। ठीक है, इसमें से आपके जो डीएनए होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं क्रोमोसोम्स के लिए, और क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर देखने को मिलेगी तो वो जेनेटिकली पास होता है, ध्यान रखिएगा, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ वो चलती रहती हैं। समझ में आया। अब इसमें से देखिए अगर कोई पेरेंट्स से टाल है, लंबा है, या कोई छोटा है, तो ये सारे क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, और समझ में आ गया होगा किस तरह से मेल का क्रोमोसोम होता है, किस तरह से फीमेल का क्रोमोसोम होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजुआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है जनरेट होना, सभी को मालूम है। ठीक है, तो स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पर्मा, मीनिंग सीड होता है। स्पर्म क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से क्या होता है, ये डिराइव्ड होता है, इसको हम बोलते हैं सीड, एंड इट इज़ रिफर टू मेल रिप्रोड्यूस सेल। ये रिफ़र करता है क्या, रिप्रोड्यूस सेल्स होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है किसका, मेल का। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बीइंग ए प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट एडल्ट लाइफ, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन्स। सभी को मालूम है जो एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, ओवेरियन साइकिल्स को भी कंप्लीट करता है। यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजू, आपका जो स्पर्म फॉर्म होता है वो कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, तो एफएसएच हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंडर में क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और एफएसएच हार्मोन्स क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन रिक्वायर फ्यू वीक्स, ये कुछ टाइम, कुछ वीक तक क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। The mature sperm are stored in the epididymis and vast difference until ejaculation. If ejaculation does not happen, they degenerate and get absorbed at each ejaculation 2 to 4 ml semen. मैच्योर स्पर्म बताया जा रहा है कि कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, इपिडिडाइमस सेल में। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन द epididymis and vast difference until ejaculation. If ejaculation does not happen, they are degenerate and get absorbed at each ejaculation 2 to 4 ml semen in deposit in the vagina, जो कहाँ पे डिपोजिट होते हैं, जाके वेजाइना में। सेमिनल फ्लूइड contain about 100 million sperm per ml, of which 20 to 35% are likely to be abnormal. The normal sperm move at a speed of 2 to 3 mm per minute. बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, उसकी जो मूव करने की जो स्पीड होती है, कितना होता है, 2 to 3 mm पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, कहाँ स्टोर होता है, कहाँ से फॉर्म होता है। तो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नामक ट्यूब से क्या होता है, ये आपका जनरेट होता है, जिसमें एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। द इंडिविजुअल स्पर्मेटोट्यूब हैज़ ए हेड, ए बॉडी एंड लॉन्ग मोबाइल। इसकी स्ट्रक्चर बताई जा रही है कि स्पर्मेटोट्यूब क्या होता है, इसका आपने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक तो हेड हो गया, फिर उसके बाद बॉडी हो गई, ठीक है, उसके बाद ये टेल वाला एरिया हो गया। तो में फ्लिकिंग एरिया मूव इन द प्रॉपर स्पर्म एलोंग द टिप ऑफ हेड इज द कवर्ड बाय द एक्रोसोम, जो आपका टिप होता है। ठीक है, टिप वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था अभी, जो इस तरह से आपका आपने देखा होगा, ये जो टिप वाला एरिया होता है, ये जो बताया जा रहा है टिप वाला एरिया कवरिंग होता है एक्रोसोम से। किससे कवर्ड होता है, एक्रोसोम से। और हेल्यूनोरेज नामक जो आपका जो एसिड होता है, हेल्यूनोरिक वाला जो आपने पढ़ा होगा, तो ये जो एक्रोसोम होता है वो कवर्ड होता है किसमें, स्पर्म के हेड में। द एंजाइम विच कंटेन एंजाइम टू डिजॉल्व कवरिंग ऑफ द ओवम इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट। और ये एक्रोसोम ही क्या करता है, आपका हेल्यूनोरिक एसिड जो एंजाइम होता है, हेल्यूनरेज जो एंजाइम होता है, ओवम का जो कवरिंग एंजाइम होता है, उसको डिजॉल्व करता है कौन, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम क्या करता है, उसको डिजॉल्व करता है। जैसे ही देखिए
जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार ये ओवम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ पे इस तरह से जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, तो ये इसमें पेनिट्रेट करेगा। जैसे ही इसका एक्रोसोम क्या करेगा, एंजाइम को पेनिट्रेट करेगा, तो पेनिट्रेट करने के बाद तुरंत वो उसके अंदर में क्या करेगा, इंटर करेगा। सारे जो स्पर्म होते हैं वो सारे इंटर करते, मतलब सारे इंटर नहीं कर पाते, सारे पेनिट्रेट नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग या मैच्योर स्पर्म होता है उसको पेनिट्रेट करके क्या करता है, इंटर करता है। इसके बाद क्या होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। समझ में आया? तो इस तरह से होगा स्पर्मेटोजू या स्पर्मेटोजेनेसिस, किस तरह से स्पर्म जनरेट होता है बॉडी में और किस तरह से जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है ओवम को, एग को फर्टिलाइज करता है, कैसे, ये सारी प्रोसेस आप उसमें आप अभी तो ये हम नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, फिर आपको हम इसका पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का बताएंगे। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटो। oogenesis मतलब होता है ओवम का रिलीज होना, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का रिलीज होना। तो oogenesis इज द फिनाइट नंबर ऑफ द प्री प्रोड्यूस एग आर स्मॉल इनकम्प्लीट मियोसिस अंटिल फर्टिलाइज। oogenesis मतलब देखिए इसमें क्या क्या टर्म बताए गए हैं। एक तो फिनाइट नंबर ऑफ प्री प्रोड्यूस एग होता है, ये अनलिमिटेड होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। एग केवल क्या होता है, फिनिट नंबर में होते हैं, केवल एक होगा, एक एग ही होगा, लेकिन जो स्पर्म होते हैं अनलिमिटेड नंबर पे होते हैं। एग आर द स्टॉल्ड इनकम्प्लीट मियोसिस, और मियोसिस कंप्लीट होता है इसमें द टाइम स्पर्म मैच्योर्स में, और इसमें मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। और मैच्योर एग कैरी फुली कैरी ऑर्गेनेस, मैच्योर स्पर्म से लैक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिस, ठीक है, ऑर्गेनेला गैमीट फॉर्म बाय द oogenesis contain material needed to initiate maintain metabolism. Gamete from the oogenesis contain the material needed to initiate and maintain metabolism and development process। समझ में आया? तो oogenesis और स्पर्मेटो, oogenesis मतलब होता है ओवम का रिलीज कैसे होता है, कैसे ओवम मैच्योर होता है, कौन कौन सी प्रोसेस ओवम में होती है, और स्पर्म कैसे मैच्योर होता है, कितने नंबर होते हैं स्पर्म के, ये सारे आपको पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है इसमें। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस। इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस क्या होता है? देखिए इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस ऐसा होता है आपका कि जैसे यूट्रस का क्या हो जाना, डिलीवरी के बाद दोबारा अपने नॉर्मल प्रोसेस में आ जाना, नॉर्मल पोजीशन में आ जाना, उसको हम बोलते हैं इनोवुलेशन। ठीक है, इनोवुलेशन यूट्रस क्या होता है, जैसे डिलीवरी हुई, ठीक है, थोड़ा सा उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंटेशन था, यूट्रस जो पहले रिकवर, जब बिफोर प्रेगनेंसी जो यूट्रस का शेप था उस शेप में आने का जो कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस। बैकवर्ड रिवर्ट ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स अप्रॉक्सीमेटली स्टेट देयर बिफोर प्रेगनेंसी। यूट्रस का अगर हम देखें एनाटॉमिकल चेंजेस क्या क्या देखने को, आफ्टर डिलीवरी यूट्रस बिकम द फॉर्म अल्टरनेट हार्डिंग एंड सॉफ्टिंग द यूट्रस मेजर अबाउट द 12 to 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ भी। अगर हम यूट्रस का बात करें तो कितनी लेंथ होती है, ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले 12 75 लेंथ, थिकनेस कितना होता है 75, लेंथ 20 सेंटीमीटर, 12 क्या होता है ब्रीथ, और 75 उसकी थिकनेस होती है यूट्रस की। वेट कितना होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो नॉर्मल तो 60 ग्राम वेट होता है, और ये एनाटॉमिकल चेंजेस प्रेगनेंसी का टाइम का बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 20 12 75 और 1000 ग्राम होता है जब क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी होती है, ये भी ध्यान रखना है। 6 वीक वेट क्या होता है 60 ग्राम होता है, जब केवल 6 वीक का प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर केवल 60 ग्राम होता है। पर जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं तो फर्स्ट में तो केवल 1 kg ही यूट्रस का वेट बढ़ता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। प्लेसेंटा साइज कॉन्ट्रैक्ट rapidly remain elevated even 6 week, lower uterine segment become thin, flabby, collapse, cervix contract slowly and external is never revert back to the pre-pregnant state। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं देखेंगे। देयर इज द मार्क्ड हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मसल्स फाइबर इनलार्ज इन द 10 times in length and 5 times in the breadth। इंडोमेट्रियम जो लेयर्स होती है ध्यान रखिएगा, तो इंडोमेट्रियम मेजर फ्रॉम द, इसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो एंडोमेट्रियम का वर्क होता है, क्योंकि जाके आपका जो प्लेसेंटा है वहाँ पे जाके क्या करता है, धीरे धीरे अटैच होकर ग्रो अप करता है, जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और उसी इंडोमेट्रियम की जो लेयर्स होती है काफ़ी थिक हो जाती है, और उस कंडीशन पे हम क्या बोलते हैं, उसको डिसिडुआ बोला जाता है। कितनी थिकनेस होती है, तो 2.5 mm होती है। सुपरफिशियल पार्ट कंटेनिंग डिजेनरेट डेसिडुआ ब्लड सेल्स एंड बाइट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन become necrotic and cast off in the lochia। The rate of the evolution is the 1.25 centimeter in the 24 hours।
जो इनोवेशन का रेट है कितना कम मतलब रिकवर करता है अपने नॉर्मल पोजीशन में, तो 1.25 सेंटीमीटर इन द 24 आवर्स के अंदर में क्या करता है वो इनोवेट हो जाता है। समझ में आया। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसेंटोफेजिया। डिफाइन प्लेसेंटोफेजिया क्या होता है। द प्रैक्टिस आफ्टर प्लेसेंटोफेजिया क्या होता है ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर बर्थ इंजेक्शन एमॉन्ग ह्यूमन्स हैज इंक्रीज एमॉन्ग विथ वुमेन्स इन द वेस्टर्न सोसाइटीज जनरली। प्रमोट मीन्स हेल्प postpartum women stabilize mood, enhance recovery and increase milk production। ठीक है। इट डिफाइंड इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा postpartum of any time by any persons either raw or cooked form, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ब्लड बॉर्न। तो प्लेसेंटोफेजिया क्या होता है, तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि क्या होता है प्लेसेंटोफेजिया। प्लेसेंटोफेजिया एक प्रैक्टिस आफ्टर बर्थ इंजेक्शन मतलब क्या होता है, इंगेज करना उसको खाना, वो क्या कहलाता है आपका आफ्टर बर्थ। किसी भी ह्यूमन्स का आफ्टर बर्थ ये जो प्रैक्टिस की जाती है बर्थ इंजेक्शन हैज़ इंक्रीज एमॉन्ग वुमेन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा होता है। जनरली प्रमोट करते हैं मीन्स टू हेल्प पोस्टपार्टम वुमेन स्टेबलाइज मूड, इनहेंस द रिकवरी एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। इससे क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये इस प्रकार का मूड स्टेबलाइज प्रोसेस होती है, ये हेल्प करता है, मदद करता है। तो इट इज़ द डिफाइंड इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा पोस्टपार्टम ऑफ एनी टाइम एनी पर्सन आइदर रॉ और कुक्ड फॉर्म। उसको रॉ करके या कुक्ड फॉर्म में क्या करना, उसको इंगेज करना, उसको खाना। उससे क्या होता है, ये इस तरह की वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ये मतलब मानते हैं उसको कि इससे क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। इससे उसको कुक्ड फॉर्म में करके क्या करते हैं, कोई भी पर्सन क्या करता है उसको इंगेज करता है ह्यूमन्स के प्लेसेंटा को पोस्टपार्टम। ठीक है। फिर रिस्क क्या क्या होता है उससे, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या ब्लड बॉर्न इलनेस होने के भी चांसेस क्या होते हैं इससे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो सभी को मालूम है इम्प्लांटेशन क्या होती है। इम्प्लांटेशन आपका सभी को मालूम है कि जो 6 से 11 डेज़ के बीच में जो होता है प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो क्या कहलाता है हमारा इम्प्लांटेशन कहलाता है। उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 200 सेल्स होती है, ध्यान रखिएगा। कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ सेक्रेटरी इंडोमेट्रियम ऑन द एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी नियर फंडस। 6 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, 20 डेज रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद ब्लास्टोसिस्ट पे penetrate through the endometrium surface stroma between the glands by the histolytic action that is called interstitial implantation with it complete 10th days, जिसको हम निडेशन बोलते हैं। 11th डेज में जो इम्प्लांटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम निडेशन बोलते हैं। ठीक है। अपोजिशन पहला स्टेज देखते हैं। अपोजिशन द human blastocyst remain in the uterus secretion for the approximately 1 to 3 days and then hatches from it the zona pellucida preparation for the attachment apposition of the blastocyst to the uterine epithelium usually about 2 to 4 days after morula enter the uterine cavity। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है सीक्रेट करता है सीक्रेशन 1 to 3 डेज क्या करता है, सीक्रेशन करता है जूना पैलिसुडा के थ्रू, प्रिपेयर करता है उसके अटैचमेंट्स को और एक पोजीशन में लाता है। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की, यूट्राइन एपिथेलियम लेयर में क्या होती है ब्लास्टोसिस्ट, वो जाके वहाँ पे जाके चिपकता है। एक पोजीशन होता है 2 to 4 डेज में। आफ्टर मोरुला एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में। फिर एडिशन की प्रोसेस क्या होती है, एंटेग्रिन सेकंड जो स्टेज होते हैं इम्प्लांटेशन में, तो एडिशन का होता है पीक इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। इन्वेजन थर्ड प्रोसेस होती है, एपोजिशन होगा, एडहेशन होगा, इन्वेजन होगा, इन्वेजन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट या डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देन ये प्रोसेस क्या होती है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द चेंज अकर इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का जो वेट और लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी स्थमस एंड सर्विक्स की जो साइज होती है वो चेंज हो जाती है। वेट कितना होता है 50 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक वेट उसका इनलार्ज हो जाता है। नॉन प्रेग्नेंट का यूट्रस का जो मेजरिंग हम देखेंगे 7.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी लेंथ हो जाती है 35 सेंटीमीटर। समझ में आया। प्रेगनेंसी के टाइम पर नॉन प्रेग्नेंट जो वूमेन होती है उसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर और प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी हो जाती है, जस्ट उसका 5 गुना हो जाती है। 5 गुना मतलब 35 सेंटीमीटर हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको दोनों को ध्यान रखना है। वॉल्यूम हम देखेंगे, यूट्राइन कैविटी का जो वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो जाता है, 5 लीटर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम मसल्स देखते हैं। 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती है यूट्राइन मसल्स में। आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल लेयर कहलाती है, मिडिल लेयर वैस्कुलर लेयर, इनर लेयर आपका सर्कुलर लेयर कहलाएगी। इसके बाद यूट्राइन मसल्स फाइब्रस अंडरगो हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी अप टू मतलब उसकी
मसल्स की साइज़ और जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। 12 वीक में आपका हाइपरट्रॉफी एलोंगेटेड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसमें एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। यूट्राइन वेसल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है साइज और नंबर में। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन इस्थमस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का जो इस्थमस वाला जो पोजीशन है वो क्या चेंज होता है, तो 12 वीक स्टमक एलॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, यूट्राइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में फॉर्म हो जाता है और एट द टर्म मेजर जो 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाती है। आइडियल्स डायलेट हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस। जो इस्थमस होता है आपका अरेंज मसल्स फाइबर्स फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर एंड हेल्प फीटस स्टे इन द यूट्रस। चेंज इन द ब्लड फ्लो जो क्या करता है, ब्लड फ्लो में ब्लड चेंज करता है ब्लड फ्लो को। यूट्रस ब्लड फ्लो इंक्रीज फ्रॉम 50 ml मिनट 7 to 800 ml पर मिनट। यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है 50 ml पर मिनट और टोटली कितना 700 to 800 ml तक। ध्यान रखिएगा कितना करता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड फ्लो कितना होता है यूट्रस में, तो इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 50 ml पर मिनट और 7 to 800 ml पर मिनट क्या करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। देन इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। स्ट्रक्चर मसल्स लेयर कैसे यूट्रस का जो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज आते हैं या चेंज हो जाते हैं, दिया गया है स्ट्रक्चर में। देखिए सबसे पहले यूट्रस का इनर सर्कुलर लेयर फॉर्मिंग इंस्पेक्चर, इसकी इंस्पेक्शन किस तरह से हो जाती है, ठीक है। मिडिल स्पाइरल कैसा हो जाता है, इनर स्पाइरल कैसा सर्विक्स का एरिया हो जाता है। आउटर लॉन्गिट्यूड जो साइज होती है यूट्रस की ये इतना इनलार्ज हो जाती है। 7.5 सेंटीमीटर तो नॉर्मल होता है, लेकिन 35 सेंटीमीटर क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। देन इसके बाद इसमें आपका फिगर बी नंबर में देखिए तो लाइविंग जो फिगर्स आपका लिगेचर फिगर होता है आपका, ब्लड वेसल्स जो मसल्स फाइबर्स होते हैं किस तरह से इनलार्ज हो जाते हैं, जो मायोमेट्रियम लेयर्स होती है यूट्रस की किस तरह से इनलार्ज हो जाती है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस किस प्रकार से जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है किसी भी फीमेल्स की, तो किस तरह से यूट्रस का जो आकार है या साइज है या उसकी पोजीशन है वो किस तरह से चेंज होती है। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्ट 9 और आज हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो रहा ओबीजी का। कल हम एक नेक्स्ट थर्ड यूनिट लेकर हम आएंगे आपके सामने, और ज़रूर वॉच करिए जिन बच्चों को ओबीजी क्लास अगर कंटिन्यू वॉच करना है और जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे इसको। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल्स हैं आप उन बच्चों को शेयर करिए जो अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं। थ्योरी के साथ साथ में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू, लेकिन अभी आपको अपनी थ्योरी पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। थ्योरी के बाद ही आप क्या करेंगे, पहले फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।